नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आरबीएसई पर आधारित जो अपनी क्लासेस शुरू की है उसकी ये दूसरी क्लास है और कक्षा 6 का अध्याय 3 जो है उसको अपन पढ़ेंगे। और अध्याय 3 है इतिहास को जानने के स्रोत। चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो राजस्थान से रिलेटेड, और राजस्थान का जीके उसमें इंक्लूड है, यानी कि राजस्थान का इतिहास जुड़ा हुआ है, तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर आरबीएससी के अलावा भी सामग्री आप इसके साथ में लें, तो कल की क्लास आप देखें जो दी थी आपको, और एक्स्ट्रा सामग्री भी मैं लेता हूं, यानी जो दे रखा है उस टॉपिक को परिपूर्ण करके देने की कोशिश करता हूं, याद करवाने की दृष्टि से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। फिर भी एक बात दिमाग में रखें कि 6ठी से लगाकर 10वीं तक की सारी आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन की मैं पुस्तकें आपको पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पे जो देख रहे हो ना, 1, 2, 3, 4 और 5, जब ये 5 पुस्तकों का मैटर नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपन इस क्लास के जरिए, और मैं इसमें बहुत सारी चीजें डालता भी हूं, ये आपके पास में आ जाएगा। फिर जब ये पूरा हो जाए, इसके बाद में कुछ बचे तो आप कहना कि सर ये चीज रह गई, और फिर तो अपने जैसे वैकेंसीज के अनुसार तो आपको फ्री क्लासेस दी ही जाती है, तो चिंता तो करनी नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य होना बहुत जरूरी है। जितना धैर्य रखोगे ना उतना बढ़िया तरीके से सीख पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। अभी अपन ने शुरुआत की है। अच्छा, ये निर्भर करता है आपके ऊपर, क्लास की गुणवत्ता और मेरा समर्पण ये निर्भर आप लोगों के ऊपर करता है। आप लोग जितना इंटरेस्ट लेते हो, जितना देखो पढ़ने वाले से मतलब पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले का इंटरेस्ट होता है ना, वो उस पर निर्भर करता है। आप लोगों का जितना इंटरेस्ट होगा उतना मैं अभी कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर शुक्र शनि रवि नहीं, बाकी के दिन भी करो। अभी मेरे लिए संभव नहीं है, बहुत सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती है, साथ में मैनेज नहीं हो पाता इतना टाइम। लेकिन समर वैकेशन जैसे आएंगे तो आप लोगों की जितनी पढ़ने की इच्छा होगी, जितना स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स है, जितना बढ़िया रेस्पॉन्स मिलेगा, मैं उतनी ही जिम्मेदारी से इन चीजों को करवाने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है और बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ आप इस चीज को वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, तो हो सकता है समर वैकेशन में मैं आपको 7 दिन क्लास भी दे दूं आरबीएससी की। उस समय हो सकता है मैं अपने टाइम को भी मैनेज कर पाऊं, फ्री स्पेस होगा मेरे पास तो उसे मैनेज कर पाऊं। ये अब आप लोगों के ऊपर निर्भर है। ठीक है, चलिए अपन इस समय को सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की जो ये क्लास है इसमें अपन बात किसकी कर रहे हैं, मतलब इतिहास को जानने की, मतलब इतिहास की जानकारी हमें मिलती कहां से, स्रोत कौन से, और उसको अपन पढ़ रहे हैं आरबीएससी की पुस्तक से। कक्षा 6 की पुस्तक का ये टॉपिक है। तो कक्षा 6 की पुस्तक का यदि टॉपिक अपन नाम देखना चाहो आप, तो अध्याय तो है 3 और इतिहास को जानने के स्रोत जो है उसको है। यदि पेज संख्या बात करें तो पेज संख्या 12 का इस स्लाइड पे सारांश है, जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी और आपको याद भी हो जाएगी, अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगी। यहां पे जो चित्र देख पा रहे हो आप, वो अलग अलग इतिहास को जानने के स्रोत ही है, लेकिन इन्हें कहा जाएगा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, जैसे कि शिलालेख हो गए, आपकी स्मारक हो गए, स्मारक में इमारतें आ जाएगी, जैसे मुख्य तौर पे इसमें दुर्ग आते हैं, लेकिन दुर्ग के अलावा भी बहुत सारी इमारतें आ जाती है, बहुत सारी स्थलाकृतियां आ जाती है जो इसके अंदर आती है। सिक्के हो गए, मुद्राएं कह दो आप, चाहे सिक्के हो गए, ताम्रपत्र लेख हो गए, ये सारी चीजें। तो अब इनको व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं अपन। देखो सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या समझनी है, इतिहास को जानने के स्रोतों को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। यदि उच्च अध्ययन किया जाए तो इसका वर्गीकरण और भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्लास कौन सी है, 6 का टॉपिक है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से ही प्रस्तुत किया गया। अपन को भी दिमाग अभी इधर ही लगाना है, ज्यादा न तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सोचना है, ना बहुत ज्यादा संकीर्ण, एक मीडियम वे लेकर चलो। 2 में आ जाएगा, एक मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोत, एक आ जाएगा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में क्या चीजें आ जाएगी, जैसे कि कोई किताब है, किताबें किसी ने लिखी है, ग्रंथ लिखे हैं, वो सारे साहित्य के अंदर जो आ गई चीजें वो साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत यानी कि उत्खनन से जो खुदाई के अंदर मिले हैं, अब खुदाई में बर्तन भी मिल सकते हैं, खुदाई में ताम्रपत्र लेख भी मिल सकते हैं, खुदाई के अंदर मुद्राएं भी मिल सकती है, खुदाई के अंदर शिलालेख मिल जाते हैं। तो जो उत्खनन से, जो खोदने से मिले हैं, वो आ जाएंगे आपके पुरातात्विक स्रोतों के अंदर। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, अभिलेख हो सकते हैं, मुद्राएं हो सकती है, स्मारक हो सकते हैं, कलाकृतियां हो सकती है, और उत्खनन से प्राप्त सामग्री इसके अंदर आती है। तो भाई शिलालेख आ जाएंगे। अब शिलालेखों के अंदर भी वर्गीकरण, अभिलेख जैसे हो गए ना, अभिलेख के अंदर शिलालेख आ जाते हैं, तो ये अभिलेख हो गए। ठीक है,
स्मारक हो गए, ये सारी चीजें जो आ गई आपके पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ने जाएंगे वो पुरातात्विक स्रोत ही पढ़ेंगे। ये जो चारों चित्र आप देख पा रहे हो ये भी आरबीएससी की पुस्तक से ही लिए गए हैं, कक्षा 6 की पुस्तक से, यानी कि पूरा शुद्ध रूप से आपको मैटर मिल रहा है। ठीक है, विश्वास कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से मैंने मेरी तरफ से भी कुछ मसाला डाला है ताकि इसको पूर्ण किया जाए। विद्यार्थियों की आशाएं जो है वो बढ़ती ही जा रही है। अब बुक कदी शांत वही कौन आ, तो मतलब बकासुर के मुंह की तरह, सुरसा का मुंह कहते हैं ना, सुरसा के मुंह की तरह खुलती ही जा रही है। चलिए सबसे पहला नंबर 1 पढ़ते हैं, अभिलेख। अभिलेखों में क्या क्या शामिल हो जाएंगे? शिलालेख हो जाएंगे, शिलाओं पर लिखे हुए लेख। ठीक है, इसमें पाषाण लेख हो जाएंगे, बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखे हुए। देखो शिलालेख जो है ये आप कह दोगे ये शिलालेख है। ठीक है, राज प्रशस्ति का ये फोटो है तो ये शिलालेख है। अच्छा ये भी आपके शिलालेख। पाषाण लेख यानी बड़ी बड़ी चट्टानों पर कुछ खुदा हुआ है, बहुत बड़े बड़े पत्थर, वो आ जाएंगे पाषाण लेख के अंदर। ठीक है, पाषाण शिलाएं आ जाएगी। स्तंभ आ जाएंगे, स्तंभ यानी कि खंबे, स्तंभ बस वो खंबा आता है ना, स्तंभ ये यूप है ना, ये जो आप देख पा रहे हो इसको बोलते हैं यूप, और इस यूप को ही बोला जाता है स्तंभ। कई विद्यार्थियों को पता नहीं होगा अभी तक कि यूप लेख जो होते हैं वही स्तंभ होते हैं। ठीक है, स्तंभ लेख होते हैं ये। तो ये स्तंभ भवन हो गए, भवनों पे कुछ है, गुफाओं की दीवारों पे है। देखो गुहा लेख जो मिलते हैं, अपन फर्स्ट ग्रेड की जो क्लासेस चल रही है उसमें मैंने अभी पढ़ाया है अपने ये क्या कहते हैं कि बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ये सारी। तो गुहा के अंदर भी चित्र बने हुए हैं, लेख हैं, उन्हें भी कई चिन्ह बने हुए, संकेत बने हुए, वो समझने की गुफा है। अभी मैं हाल ही में लोनावला जाकर आया था, वहां पे भी बौद्धकालीन गुफाएं हैं जिसमें कि कार्ले केव्स है, भाजे की केव्स है, भाजे की गुफाएं, कार्ले की गुफाएं पुरानी, और वास्तव में वहां पे उत्कीर्ण है, बहुत सारी सामग्री उत्कीर्ण है। अब देखो अपन को इतनी जानकारी नहीं है कि अपन उस चीज को पढ़ पाए, लेकिन अपन को पता चल जाता है कि ये है। मैं आप चाहो तो मैं फोटो खींच कर लाया हूं, आप चाहो तो मैं टेलीग्राम पे दे भी दूंगा, आप देख सकते हो। उस समय की कलाकृति जीवंत रूप से मैं देख कर आया हूं अभी, और मुझे बड़ा शौक है ऐसी चीजें देखने का, इसलिए मैं घुमंतु प्राणियों में इधर उधर घूमता रहता हूं। ठीक है, चलिए तो ये हो गई। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं जो मुझे याद आ रही है, इस आरबीएससी की पुस्तक में नहीं है लेकिन आप लोगों को जाननी चाहिए कि अभिलेखों का जो अध्ययन होता है, इसका जो अध्ययन होता है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। जैसे कि सिक्कों का अध्ययन होता है ना, उसे न्यूमैथमेटिक्स कहा जाता है। अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। साथ में मूर्ति प्रतिमाएं मिल गई, स्तूप मठ मिल गए, ठीक है, तालाब के किनारे पे कुछ खुदा हुआ मिल गया, ताम्रपत्र मिल गए, ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके किसमें? अभिलेख। अब अभिलेख के अंदर इतनी सारी चीजें आती है। आप पढ़ते हो ना कि भाई सबसे ज्यादा अपन पढ़ते हैं अभिलेखों के बारे में सम्राट अशोक के बारे में। भारत में सबसे पहले अभिलेख जो देन है वो सम्राट अशोक की है, लेकिन सम्राट अशोक ने ईरानी शासक डेरियस से ये सीखा, जिसे दारा प्रथम भी कहा जाता है, उससे ये सीखा अभिलेख लिखवाना, वहां से प्रेरित हुआ। लेकिन यहाँ पे जो अपन देखते हैं वो सम्राट अशोक के समय से। तो ये चीजें आप लोगों के क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें ही एक चीज आती है साथियों, प्रशस्ति। प्रशस्ति जो होती है, जैसे कि ये राज प्रशस्ति है, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये काली 25 काली पट्टिकाओं पर राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, ये राज प्रशस्ति का है। तो ये प्रशस्ति जो होती है ना, वो किसी न किसी के प्रशंसा में लिखी होती है, इसीलिए इसको प्रशस्ति कहा जाता है। तो राज सिंह जी के बारे में वर्णन है कि भाई प्रशस्ति है, यानी उनका बखान इसके अंदर होगा। प्रशंसा है, बुराई कौन है? ठीक है, यानी कि कोई आलोचक नहीं लिखी है, प्रशंसक लिखी है। ठीक है, नहीं आलोचक लिखी तो भूंडिया लिखी, वो तो बुराइयां कर रही, लेकिन वो प्रशंसक लिखी है तो प्रशंसा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो लिखे गए, जैसे कि राज प्रशस्ति हो गई, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हो गई, कुंभलगढ़ प्रशस्ति हो गई, और भी बहुत सारी है आपकी विजय स्तंभ प्रशस्ति है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, प्रशस्ति के अंदर भी खूब है। तो ये एक आप लोगों के देखने के लिए। अच्छा, इसमें से ये जो देख पा रहे हो ये नानसा का यूप लेख है, ये भिलवाड़ा वाला नानसा का यूप लेख है। ये एक्चुअली है ना 12 फीट तो ऊंचा है और लगभग 4.5-5 फीट इसका घेराव है। इसमें भी दो मतलब आप कह सकते हो पैराग्राफ के अंदर खुदे हुए हैं अक्सर,
जिसमें पहला पैराग्राफ 6 पंक्तियों का है, दूसरा 11 पंक्तियों का है। इतनी गहराई से आज दिन तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी मेरा बोला हुआ याद रह जाए और पूछ ले तो बस लीला लहर ही है, बस बिंगे बाद में तो खोटो वही कौन। ये राज प्रशस्ति है, और ये जो देख पा रहे हो ये हर्षनाथ मंदिर का अभिलेख है, शिलालेख है। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो है वो मैंने आरबीएससी के तो सारे ले लिए, छोड़ा एक भी नहीं है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो साथ में लिए हैं, यानी कि आपके आरबीएससी की मानकर चलो कि इन कक्षाओं के बाद आरबीएससी की पुस्तक जिसने नहीं भी पढ़ी है ना, उसके भी सवाल किसी एंगल से आरबीएससी में से उठाकर पूछा है तो गलत नहीं हो सकता। इतना तो मैं कह सकता हूं कि जिस लेवल पे मैं चल रहा हूं, क्योंकि ये स्लाइड बनाने के लिए मैं किसी पे निर्भर नहीं रहता। जितनी क्लासेस आप लोगों ने देखी है मेरी, उन सब की स्लाइड एक एक मैंने खुद बनाई है, यहां तक कि ये टाइपिंग भी मैं खुद करता हूं, क्योंकि मुझे क्या पढ़ाना है, किस तरीके से देना है वो मैं ही जानता हूं। यदि मैं किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहूंगा तो फिर वो मजा क्लास में नहीं आएगा जो आपको इस समय आ रहा है। तो यहां पे आप विश्वास इतना कर सकते हो। मैं तो कहता हूं आपके पास में छठी की किताब है, यदि जिसके पास है, देखना यहां पेज संख्या लिखी हुई है, ये पेज संख्या 12 का सारांश है। यदि इसमें से कुछ छूटा हुआ मिल जाए आपको तो मुझे बता देना कमेंट करके कि गुरुजी ये छूट गया। जो एग्जाम अप्रोच, यानी कि मैं है ना, ये नहीं है कि कोई भाई उदाहरण ही कोई ऐसा दे रखा है, कोई ऐसी वार्तालाप टाइप, वो नहीं लूंगा। एग्जाम अप्रोच के अनुसार क्लास चलेगी। एग्जाम अप्रोच के अनुसार आपको एक भी प्रश्न छूट जाए, मैं तो पेज संख्या के साथ में दे रहा हूं कि आप मिलान करें कि क्या छूटा है और क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो भी आपको पता चलेगा। किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो भी पता चलेगा। ठीक है, चलिए इसमें एक सबसे पहले दे रखा है नगरीय अभिलेख। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, नगरीय अभिलेख अपन को सबको पता है कि मेवाड़ के अंदर है। ठीक है, जो चित्तौड़ कह देते हैं अपन मुख्य रूप से मेवाड़, लेकिन जिसे नहीं पता है उन्हें भी बता दूं कि एक नगरीय अभिलेख अजमेर के पास से भी मिला है। ठीक है, अजमेर के पास से भी एक नगरीय अभिलेख मिला है, तो यहां पे आप गलती नहीं करेंगे। 2 जगह मिला है, एक जगह नहीं है। ठीक है, नगरीय अभिलेख जो कहते हैं वो 2 जगह है। फिर देखो कंसवा अभिलेख जो मिला है कोटा से। अच्छा, कोटा में गुप्तकालीन बहुत सारी चीजें मिली है। कंसुआ महादेव का मंदिर भी है, चार चौमा मंदिर भी है, जो गुप्तकालीन मंदिरों के अंदर माने जाते हैं, जो कोटा से है। तो बिल्कुल आसान है याद रखना, ये कंसुआ क से कोटा। ठीक है, घटियाला अभिलेख जोधपुर के अंदर है, और ये घटियाला अभिलेख जो है ये गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। जैसे ग्वालियर अभिलेख है ना, वो भी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की जानकारी देता है। ये घटियाला अभिलेख है, ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की जानकारी देता है। किराड़ू अभिलेख जो है वो बाड़मेर के अंदर है, और किराड़ू का जो मंदिर है उसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। वैसे खजुराहो छतरपुर के अंदर है, लेकिन ये वाला जो मेवाड़ मतलब ये जो है किराड़ू मंदिर, ये राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। मेवाड़ का खजुराहो जगत मंदिर कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। मतलब क्या है, यहाँ पे काम कला पे आधारित चित्र मूर्ति कला देखने को मिलती है। ठीक है, नानसा यूप लेख, ये यूप जहां लिखा हुआ आएगा वहां आपको क्या समझना है, ये एक तरह का कैसा है, स्तंभ लेख है। कैसा है, स्तंभ लेख है। ठीक है, जो भीलवाड़ा से मिला है। बरनाला यूप लेख, यानी कि ये भी क्या है, स्तंभ लेख है। सामोली शिलालेख, ये सामोली शिलालेख जो है ना, ये मेवाड़, देखो उदयपुर आ गया, यानी कि मेवाड़ से संबंधित है। तो मेवाड़ में गुहिल वंश की जानकारी, और आप ध्यान रखें शिलादित्य की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी, शिलादित्य की। और शिलादित्य यानी कि गुहिल वंश। ठीक है, गुहिल वंश, ये भी साथ साथ में आप ध्यान में रखें। अब ये चीजें जो है आरबीएससी में थोड़ी दे रखी है। सिर्फ लोग कहते हैं ना कि आरबीएससी पढ़ो, सिर्फ आरबीएससी पढ़ो, सिर्फ आरबीएससी नहीं, थोड़ा सा दायरा बढ़ाना पड़ता है। और सिर्फ आरबीएससी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी मैं कहता हूं। कोई कहता है कि सिर्फ आरबीएससी पढ़ लो, नहीं। गाइड और ये किस लिए ली जाती है, ताकि वो जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बिल्कुल गाइड का मतलब अर्थ देखोगे तो क्या होता है, गाइड का अर्थ होता है मार्गदर्शक, यानी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्गदर्शन करता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है आरबीसी में जो हमें छोड़नी पड़ती है। मैंने ये स्लाइड्स बनाई तो काफी सारी छोड़ी भी है जो काम की नहीं है, काफी सारी लेनी पड़ती है जो काम की है लेकिन उसके अंदर दे नहीं रखा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चीरवा का लेख,
ये भी उदयपुर से संबंधित है और इसमें समर सिंह तक की जानकारी है। ठीक है, ये आरबीएससी में आपके ऐसे के ऐसे दे रखा है इस शासक का नाम कि समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है, ये दे रखी है लाइन। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है और बिजोलिया शिलालेख अपन को एक जानकारी पता है, चाहे आरबीएससी में इस पुस्तक में नहीं दे रखा, लेकिन अपन को एक जानकारी ध्यान है कि ये एक तो चौहान वंश की जानकारी देता है। ठीक है, इसने चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव का जिक्र किया है, वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था ये बताया है, और ये भी बताया है कि सांबर झील जो है ना उसका निर्माण वासुदेव ने करवाया, ये भी इस बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है। बिजोलिया शिलालेख से एक प्रश्न बड़ा शानदार बना था साथियों, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। बिजोलिया शिलालेख से एक बहुत शानदार प्रश्न बना था, वो ये बना था कि चौहानों को वत्स गोत्रीय विप्र, ठीक है, वत्स गोत्रीय विप्र, और इस विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। विप्र का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण। ये शब्द मिलता है तो बिजोलिया शिलालेख के अंदर वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है किसे? चौहान वंश के शासकों। इज दैट क्लियर? क्लियर सर, ओके। गोसुंडी का शिलालेख जो मिला है आपके चित्तौड़गढ़ से, और गोसुंडी के शिलालेख से भी एक बार बहुत शानदार प्रश्न बना था, वो ये बना था कि ये वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख है। वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा प्राचीनतम अभिलेख, वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा, यानी कि भागवत शब्द का उल्लेख है। भाई भागवत शब्द का जहां उल्लेख मिलेगा ना, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं परम भागवत की उपाधियां धारण करते थे राजा, परम भागवत की उपाधियां वो ही धारण करते थे जो विष्णु जी के भक्त थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, तो यहां पे यानी कि इसका मतलब यह भी है कि भागवत शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहां पे इतनी जानकारी साथियों, मतलब अपन एक क्रम से चल रहे हैं। मुझे खुद मतलब बहुत इच्छा थी मेरी कि मैं विद्यार्थियों को आरबीएससी की पुस्तकें मेरे तरीके से पढ़ाऊं, कि ये चीजें सिर्फ वो पुस्तक पढ़ लें लोग कहते हैं तो वो उससे होता नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज डालनी पड़ती है। वो चीजें हैं ये साथियों, आप लोगों के 10वीं तक की होगी ना, आप लोग पाओगे कि राजस्थान जी के आप लोगों के अंगुलियों पे याद हो जाएगा। बडली का लेख लगभग अजमेर से आप मानकर चलें 35 किलोमीटर दूर मिला है। ठीक है, अजमेर से 35 किलोमीटर दूर मिला है। इसकी एक खासियत है, बडली के लेख की खासियत है कि ये राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन। ये भी बना है, एक प्रश्न बना हुआ है पहले, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है बडली का। मानमोरी का अभिलेख चित्तौड़गढ़ से है, और मानमोरी का जो अभिलेख है ना, मैं पेन चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों के दिक्कत नहीं हो। मानमोरी का जो अभिलेख है मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखना। मानमोरी का अभिलेख है, इसके अंदर मौर्य वंश के शासकों की जानकारी मिलती है, मौर्य शासकों की जानकारी। और कर्नल जेम्स टॉड है ना, इसको ले गया था यहां से उठाकर, लेकिन जब इंग्लैंड जा रहा था तो समुद्र में मतलब हवाओं का रुख बदला, उसको नाव आगे ले जाने में बहुत कठिनाई हो रही थी, उसकी जो जहाज थी वो, तो फिर इसने समुद्र में फेंक दिया इसको। यानी कि नाव का संतुलन बनाने के लिए जहाज थी के नाव थी, मैं देखी कौन हकीकत में, जब कर्नल जेम्स टॉड गयो न हटू कि मैं इंग्लैंड जाऊं जन मने मिलन गयो कौन, तो मैं नाव या जहाज वो देखियो कौन, पर पढ़ियो तो जरूर है कि मानमोरी का लेख जो है कर्नल जेम्स टॉड ने टिका दिया था समुद्र के अंदर। वो एक नुकसान वो कर गयो, एक वो बख्तियारुद्दीन खिलजी आयो जिको कितना साहित्य जला दिया, पूरी लाइब्रेरियां पुस्तकालय जला दिया। यदि वो पुस्तकालय अभी होता ना, वो साहित्य अभी हमारे पास होता, तब हम जानते कि हम कितने समृद्ध थे। जो हमारा इतिहास काफी सारा तो जलाकर चला गया बख्तियारुद्दीन खिलजी, काफी सारी। मानमोरी को अभिलेख वो टेक दियो समुद्र के मायने, बहुत भारी था, फिर ले जा रहा था वहां, फिर
यहां डाल दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड इसको लेके गया था चित्तौड़गढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगली स्लाइड। ये जो है आपके पेज संख्या 13-14 का सारांश है इस स्लाइड के अंदर। अब देखो, स्मारकों में प्रमुख रूप से दुर्गों को जाना जाता है, यानी कि स्मारक की बात करें, ये क्या है, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंदर ही स्मारक में मुख्य रूप से दुर्ग जाने जाते हैं। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि दुर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, दुर्ग में फिर बहुत सारे आ गए आपके, एक तो चीकू गाजर आम वाली ट्रिक तो याद ही रखना। ठीक है, वो तो है ही, चित्तौड़ कुंभलगढ़ वगैरह ये, क्योंकि वो मुख्य है, रणथंभौर और गागरोन और ये वो है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। वैसे तो अपन ने इस चैनल पे दुर्ग की बहुत बढ़िया विस्तृत क्लासेस पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि दुर्गों को स्मारक के अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा भी, दुर्गों के अलावा भवन है, ये भी आएंगे। राजप्रसाद का मतलब होता है महल। ठीक है, सार्वजनिक कोई भवन है, सामुदायिक भवन या कोई ऐसे बने हुए, वो है। स्नानागार है, विहार है, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप, छत्रियां वगैरह जितने आगे सारे के सारे स्मारक के अंदर आएंगे। कहीं कोई छत्रियां बनी हुई है, वो भी स्मारकों के अंदर आएगी। तो आप लोगों के कई बार किसी सिलेबस के अंदर टॉपिक दे दिया जाता है प्रमुख स्मारक, तो स्मारक के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं, मुझे बड़े याद आते हैं, कमेंट में पढ़ता हूं ना, पढ़ाते पढ़ाते बहुत याद आते हैं, गुरुजी आप ये पढ़ा रहे हो, ये हमारे कॉलेज लेक्चरर में काम आएगा या नहीं आएगा? गुरुजी आप ये पढ़ा रहे हो, ये हमारे कांस्टेबल में काम आएगा या नहीं आएगा? अरे भैया, पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आप वास्तव में जिस चीज के लिए पूछ रहे हो उसकी तैयारी कर रहे हो क्या। यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो, यानी कि आप किसी न किसी एग्जाम को पास करके आए हो। भाई कांस्टेबल भी दे रहे हो तो आप 10वीं 12वीं तो कम से कम पढ़े हुए हो। आप कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देने जा रहे हो तो यानी आपने नेट क्लियर कर रखी है, या आप सेट देकर आए हो और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, यानी कि आपने कम से कम ग्रेजुएशन कर रखी है। इसका मतलब क्या है, आप इतने योग्य हैं कि आपको पूछना नहीं पड़े कि ये टॉपिक उसके लिए काम में आएगी या नहीं आएगा या नहीं आएगा। आप इतने तो आत्मनिर्भर बन सकते हो कि ये, मैं ऐसे कमेंट देखता हूं ना, तब मुझे लगता है कि यार ये वास्तव में क्या तैयारी करने वाले क्या, कि गुरुजी ये आरबीएससी वाले जो क्लासेस चल रही है ये हमारे काम आएगी या नहीं आएगी। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस देखो। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे पहला नियम है, आप उसके सिलेबस का विश्लेषण करें। जब तक आपके अंदर यह क्षमता नहीं आएगी, लोग आपका फायदा उठाएंगे, ये बात मानकर चलना। इतने आत्मनिर्भर होना आपको जरूरी है। चाहे मेरा कोई छोटा भाई या बहन तैयारी कर रही होती, तुम उसे भी मैं यही कहता कि जब तक सिलेबस का एनालिसिस करना नहीं आ जाए तो तैयारी शुरू करने से मतलब नहीं है। सिलेबस का एनालिसिस करना आ गया और समझ हो गई कि हाँ क्या मेरे लिए उपयोगी है या क्या नहीं है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिलेबस का एनालिसिस करो, देखो कि हाँ ये चीज उपयोगी है या नहीं है। हमारा काम पढ़ाना है, फिर आप एक एक को थोड़ी बताएंगे भैया ये आरएस के लिए उपयोगी है, ये नहीं है, ये उसके लिए। ये निर्णय करना आपका काम होता है कौन सा उपयोगी है कौन सा नहीं है। एक चीज याद आई थी बीच में, बता दी, कोई बुरा न माने, ये आप लोगों की भलाई के लिए ही कहा है मैंने। इसमें मेरा तो उल्टा घाटा ही है, मैं तो उल्टा एक वीडियो और बना सकता हूं ये बताने के लिए कि भैया ये किसके लिए उपयोगी या नहीं है। मेरे तो व्यूज आएंगे, मेरे उस पर रेवेन्यू ही जनरेट होगा, मेरे तो उल्टा ये कहने से तो नुकसान है, लेकिन फिर भी फायदा आपका है इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, ताकि कोई दूसरे आपको यूज न करें। मुद्राएं, अब मुद्राएं में मुख्य रूप से क्या आ जाएंगे, सिक्के आ जाएंगे। मुद्राएं ये चीज बताती है कि उस राज्य की स्थिति कैसी रही होगी, उस राजा की स्थिति कैसी रही होगी, वो कितना समृद्ध रहा होगा। भाई मान लो कोई सोने के सिक्के निकाल रहा है तो यानी बहुत समृद्ध था। भाई किसी ने कांसे के निकाले हैं यानी कि उसकी स्थिति इतनी ठीक नहीं थी। किसी ने चांदी के निकाले मीडियम में था। तो ये चीजें बताती है कि उसकी समृद्धि कितनी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें उस राजा का काल बताते हैं। काल का मतलब है यूं के काल, वो नहीं है काल, यानी कि उसका समय क्या रहा होगा। तो सिक्कों पे आज की भी कोई भी सिक्का उठा के देख लो, वो कब मुद्रित हुआ है, उसके ऊपर सन लिखा होगा, तो वो उसका काल बताएगा कि वो कौन है, उसका राजा उस समय कौन था वो बताएगा। बहुत सारी चीजें जो इनसे पता चलती है। देखो कौन कौन सी, पहले तो ये देखना कि राजस्थान में आहड़, रेड, रंगमहल, सांबर, सुखानिया आदि जगहों से उत्खनन में कई सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं। अपना अगला टॉपिक ही सभ्यताओं से संबंधित ही है इसका, जो शुक्रवार को आएगा। ठीक है ना, आज संडे को ये क्लास आ रही है, शुक्रवार को आएगा, तो उसके अंदर यही पढ़ेंगे अपन, जो उत्खनन वाले स्थल है वो। इनसे कई वंशों की जानकारी प्राप्त होती है सिक्कों से, ठीक है ना, मुद्राओं से। और जो मैंने आपको बताई ये सारी चीजें, उसका शासन काल क्या रहा है, राजा
कब रहा है, वो सारी चीजें भी इनसे प्राप्त होती है। ठीक है, कौन सा राजा था वगैरह सारे, ये मुद्राओं से संबंधित। इनमें से देखो यहां से है ना प्रश्न ये समझने के आधार पे है, फैक्चुअल इतने नहीं है, फैक्चुअल प्रश्न यहां से कम बनते हैं। बर्तन और कलाकृतियां, बर्तनों की बनावट, पॉलिश, रंग आदि तत्कालीन कला और कौशल को, इससे कला और कौशल को समझा जाता है। उस समय कारीगर कैसे थे, कुशल थे, उस समय कैसे बर्तन और बर्तनों से संबंधित प्रश्न बनते भी हैं। इनमें से कुछ जो आपके आरबीएससी पुस्तक में दे रखे थे, कुछ मैंने और भी लिया है एक दो, ताकि आप लोगों के सारा क्लियर हो। गणेशवर सीकर से, अब सीकर की ये देखो ताम्र युगीन संस्कृति की जननी गणेशवर को कहा गया है, तो ताम्र संस्कृति की यहाँ पे थी, ये भी इनसे पता चलता है। जोधपुरा जयपुर के अंदर है, नाम से ऐसा लगता है कि जोधपुरा जोधपुर में होगी, लेकिन यहीं पे ध्यान देना है कि जोधपुरा जयपुर के अंदर है। यहाँ पे काले और लाल मृद भांड मिले हैं। मृद भांड का मतलब क्या होता है, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। एक अपन पढ़ते भी हैं, मृण मूर्ति भी पढ़ते हैं, मृण मूर्ति भी मिट्टी की मूर्तियां होती है। ठीक है, ये नोह भरतपुर, ये लोहकालीन सभ्यताएं हैं दोनों, और ये काले और लाल मृदभांड यहां से भी मिले हैं। नोह और जोधपुरा दोनों से काले और लाल मृदभांड मिले हैं, और ये दोनों ही लोहकालीन सभ्यता है। आहड़ उदयपुर, इसमें भी देखो काले और लाल बर्तन मिले हैं मिट्टी के, लेकिन यहाँ की विशेषता है कि उल्टी तपाई वाले मिले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है, अब ये यहाँ किताब में नहीं दे रखा था, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उल्टी तपाई वाले काले लाल बर्तन कहां से मिले हैं, आहड़ से मिले हैं, और ये प्रश्न बन चुका है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान दोगे, ये इंपॉर्टेंट है, लगा देना जो भी आपका इंपॉर्टेंट का साइन हो। गिलुंड से पता चलता है यहाँ पे प्रस्तर यानी पत्थर और फलक मिले हैं। बैराठ जयपुर से लोह युगीन अवशेष मिले हैं, और बैराठ में तो और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि मठ मंदिर वगैरह ये भी मिले हैं। तो ये अगला टॉपिक अपना इसी का आ रहा है, सभ्यता स्थल वाला ही, तो अभी यहाँ पे इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मौर्य युगीन सभ्यता के अवशेष वगैरह खूब मिले बैराठ से। ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं। अब आते हैं अपन ताम्रपत्र। ताम्र का मतलब होता है तांबा, तांबा, तांबे के पत्थर कह सकते हो, यानी कि छोटे छोटे तांबे की जो पत्रे होते हैं ना, पत्रे मारवाड़ी में कहां पत्रा, ठीक है, देसी भाषा में जल्दी समझो। इन तांबारा पत्रा हा बीम माते कोई ना कोई खोदियोड़ो, खुदाई कर लिखियोड़ो। ठीक है, तो क्या है, तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए लेख, ये अधिकांश दान पुण्य से संबंधित होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये पॉइंट नोट करने लायक है। ताम्रपत्र ज्यादातर दान पुण्य से संबंधित, इसमें भी सबसे ज्यादा भूमि दान से संबंधित। ठीक है, भूमि दान से संबंधित सबसे ज्यादा होते थे। तो दान पुण्य संबंधित इससे क्या जानकारी मिलती, शासक की मिलती, इससे भी काल की मिलती, भाषा पर्व, देखो भाषा यानी कि लिखे हुए होंगे तो भाषा किस पर्व पे दिया उसको, तो वो पर्व, धर्म की जानकारी मिल जाएगी, वो भी पता चल जाएगा। भूमि, क्योंकि भूमि दान से संबंधित ज्यादा थे तो भूमि की जानकारी, अच्छा भूमि के प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अलग अलग प्रकार की भूमियां होती थी। ठीक है, अब आज की तारीख में भी तो अलग अलग होती है कि नहीं होती, देखो कृषि भूमि अलग होती है और रेजिडेंशियल वो अलग होती है। किसी को प्लॉट लेने होता है तो कृषि भूमि से कन्वर्ट करवाना पड़ता है, होती है ना, तो उस समय भी ऐसी अलग अलग भूमियां हुआ करती थी। नाप तोल की जानकारी मिल जाती है, कई कुछ दान देते हैं तो उसमें कई सारी चीजें मेंशन भी करते हैं। ठीक है, तो वो दान के प्रकार की जानकारी आदि ये सब मिल जाती है, किससे, ताम्रपत्र से मिल जाती है। अब आते हैं अपन, ये तो थे पुरातात्विक स्रोत, अभी तक दो भागों में बांटा है मुख्य तौर पे, ये थे पुरातात्विक। अब अपन पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक यानी कि किसी न किसी की रचना है। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना, किसी न किसी की रचना है बस। साहित्यिक स्रोत, इतिहास को जानने में प्रयुक्त लिखित सामग्री। ठीक है, राजस्थान की जानकारी कई भाषाओं जैसे संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी, इन सभी में मिलती है। ठीक है, ये एक सामान्य जानकारी है, आरबीसी में दे रखी थी इसलिए मैंने नोट करवाना यहाँ पे, समझा इसको कि करवा देना चाहिए। प्रमुख साहित्य, ये पेज संख्या 14-15 का सारांश है। प्रमुख साहित्य के अंदर साथियों यहाँ पे कुछ साहित्य आप लोगों के आरबीएससी में दे रखे, वो तो कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, कुछ जो है और भी इंपॉर्टेंट थे जो मैंने खुद शामिल किए हैं आप लोगों के लिए। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है और ये संस्कृत के अंदर है। ठीक है, जयानक की, पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक की, पृथ्वीराज रासो जो है ना वो चंद्रवरदाई की है, पृथ्वीराज विजय जयानक की है। ठीक है,
हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की रचना है। हम्मीर से रिलेटेड तो बहुत सारे हैं, हम्मीर रासो जोधराज वगैरह, हम्मीर से हम्मीर हट, हम्मीर रायण, बहुत सारी है हम्मीर से रिलेटेड। लेकिन हम्मीर महाकाव्य जो है वो आपके नयन चंद्र सूरी की है। याद कैसे रखोगे? जैसे हम्मीर रासो जोधराज की है, सारंगधर की भी है। यहां याद रखने का, या इसका जिक्र हो रहा है तो इसका बता देता हूं मैं, हालांकि मैंने पूरे याद करवाए हुए पहले, इसका वापस बता देता हूं। महा का मतलब क्या होता है? बड़ा। अच्छा, यदि बात करें अपने आसपास, यदि यूं घुमा के नजर देखें तो सबसे बड़ी चीजें क्या है? पृथ्वी से भी बड़ी क्या है? पृथ्वी से बड़ी यदि चीजें देखने जाएंगे तो सूरज है कि नहीं? चंद्रमा भी बड़ा है, पृथ्वी से बड़ा नहीं कह सकते अपन, लेकिन चंद्रमा भी बड़ा है। तो सूरज और चांद कैसे हैं? बड़े हैं, यानी कि महान है। अपन इनकी पूजा करते हैं ना, सूरज और चांद की पूजा करते हैं। पूजा किसको जाता है? महान लोगों को पूजा जाता है। तो महाकाव्य जो है वो नयन चंद्र सूरी की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की है, लेकिन ये इसे पूरा नहीं कर पाया। पूरा किया था जलहन ने, जो इसका दत्तक पुत्र था। अचलदास खींचीरी वचनी का ये शिवदास गार्डन की रचना है और इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कान्नड़देव प्रबंध पद्मनाभ की रचना है, जिसके अंदर जालोर के कान्नड़देव का वर्णन है और अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष का वर्णन है। ठीक है, फिरोजा और वो वाले अपने कौन था, विरमदेव, उनकी कहानी वगैरह उसका। दलपत विलास दलपत सिंह की रचना है। वचनिका खीड़िया जग्गा, ये भी इंपॉर्टेंट। नैनसिरी ख्यात, यहाँ पे नैनसिरी ख्यात ऐसे का ऐसे दे रखा है, जबकि ये इसका पूरा नाम है मुहणोत नैनसिरी ख्यात। मुहणोत नैनसिरी ख्यात, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मुहणोत नैनसी को। नैनसिरी ख्यात मुहणोत नैनसी द्वारा लिखी गई। बांकीदास री ख्यात बांकीदास द्वारा लिखी गई। ठीक है, राजस्थान का बिरबल भी कह दिया जाता है इन्हें। दयालदास री ख्यात दयालदास द्वारा लिखी गई। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई, और सूर्यमल मिश्रण जो है वो राज्य कवि माने जाते हैं, राज्य कवि माने जाते हैं। राव राम सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे ये, बूंदी के। ठीक है, वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास जो थे वो सज्जन सिंह जी के दरबारी कवि थे। मारवाड़ राज्य का इतिहास विश्वेश्वर नाथ रेव, ये बहुत अच्छा प्रश्न दे रखा है, जो अपने विद्यार्थियों की नजर कम जाती है। यहाँ पे ध्यान देना, मारवाड़ लिखा है। यदि राजपुताने का इतिहास लिखते तो फिर आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा होता, लेकिन यहां लिखा है मारवाड़ का इतिहास विश्वेश्वर नाथ रेव, और ये वही विश्वेश्वर नाथ रेव है जिन्होंने चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी बताया है। ठीक है, तो ये, या मारवाड़ का प्रताप बताया, तो ये विश्वेश्वर नाथ रेव। तो ये काफी सारी और भी मैंने जोड़ी इसके अंदर, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी इसलिए। अब आ जाते हैं अपन, देखो पीछे एक ही प्रश्न दे रखा है इसका, वो मैंने ले लिया है। ऑब्जेक्टिव एक ही दे रखा है और भी है। वंश भास्कर के लेखक कौन थे, ये पूछा गया प्रश्न। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट है, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो वंश भास्कर के जो लेखक थे वो सूर्यमल मिश्रण थे, जो अभी अभी मैंने बताया, इन्हें राजस्थान के राज्य कवि। ठीक है, इनकी एक और रचना भी ध्यान रखना, वीर सतसई, वो भी इनकी ही रचना है। और ये किसके दरबारी थे? राम सिंह जी के दरबारी थे। राम सिंह जी के दरबारी कवि। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इतनी जानकारी। अगला देखो, वन लाइनर प्रश्न भी ये लिए है। ये दो प्रश्न खाली जगह में दे रखे थे, और ये प्रश्न जो है इसको बनाया मैंने, पीछे नहीं दे रखा था, लेकिन आगे फैक्ट एक जोड़ना था जो नहीं आ पाया था स्लाइड में, तो यहां पे मैंने शामिल कर दिया। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सीधा सट उत्तर है प्रशस्ति। ठीक है, संस्कृत में उत्कीर्ण किस शिलालेख में रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है? तो ये मैंने उस जगह भी बताया, और यहां पे वापस याद करवा देता हूं, चीरवा अभिलेख के अंदर। कहा? चीरवा अभिलेख के अंदर। उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि के इतिहास ग्रंथ किसने लिखे? ये लिखे हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अच्छा, इनकी एक और रचना वो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन लिपिमाला, ये भी इन्हीं की रचना थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोहिड़ा सिरोही के अंदर इनका जन्म हुआ। सिरोही रोहिड़ा के रहने वाले थे,
और राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक भी पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ में आरबीएससी की जो अपनी कड़ी शुरू की है, क्लासेस शुरू की है, उसकी दूसरी क्लास भी पूरी हो चुकी है। तो अब अपना तो देखो मेरा सिलसिला तो ये ऐसे ही रहेगा, आप लोग इनमें से जितने कंटिन्यू रह पाएंगे, मैं ये कह सकता हूं कि ये 6वीं से 10वीं तक की क्लासेस जब पूरी हो जाएगी, इसके बाद आपको आरबीएससी की पुस्तकें पढ़ने की जो वो मन में एक रह जाती है ना भावना, एक टीस सी रह जाती है, कसक सी रह जाती है कि हमने वो नहीं पढ़ी। कई जने कहते हैं कि वो पढ़ना, वो बिल्कुल भी समस्या नहीं रहेगी। और आप लोगों के लिए बेहतरीन एक सूचना यह भी है, बहुत जल्द आपको आरबीएससी पर आधारित ही 6वीं से 10वीं तक की क्लास वाइज टेस्ट सीरीज भी मैं अवेलेबल करवाने वाला हूं, मात्र नाम मात्र के शुरू में कौड़ियों के भाव सिर्फ। तो आप लोगों को करना सिर्फ इतना होगा, किताबें यदि खरीदने जाओगे ना 6वीं से 10वीं तक की, मैं कह रहा हूं आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है, मैं पूरा ही करवा दूंगा। किताबें ही लेने जाओगे तो आपके कम से भी कम लगभग 200 से 250 रुपए का तो खर्चा आप मानकर चलो, क्योंकि विद्यालय में मिलती नहीं है, विद्यालय में सिर्फ आती है लिमिटेड, कई बार तो बच्चों की भी बाकी रह जाती है, वहां से मिलती नहीं है। तो आप मार्केट से लेते हो तो फिर भी इतना आपके लगभग खर्च हो जाता है। और यहाँ पे आपको 50-60 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और सारी क्लासेस पूरी ऐसे की ऐसे मिल रही है। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दी जाती है, यानी कि सस्ते में सिद्धपुर जो कहा जाता है वो यही है। ठीक है, तो बाकी वो जब बन जाएगी और जब लॉन्च करेंगे तब मैं बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो चुकी है, आप पढ़ें और अभ्यास करें, बस क्लियर, बाकी क्या करोगे फिर। ठीक है, चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।